सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द कोर्स ऑफ फिजिक्स ऑप्शनल पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज नए टॉपिक को। नया टॉपिक का नाम है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल, ये हमारा टॉपिक था। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल्स, ये हमारा टॉपिक था। क्लियर है? इस टॉपिक को अभी तक हमने कवर कर लिया है, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, सो वी हैव कवर्ड न्यूटन्स लॉज, ये हमने कवर कर लिया है। ठीक है, हमने लास्ट जो 2-3 लेक्चर था उसमें हमने कवर किया था कंजर्वेशन लॉ के बारे में। वी हैव आल्सो कवर्ड अबाउट कंजर्वेशन लॉ। देयर आर 3 कंजर्वेशन लॉ हमने डिस्कस किया था। सो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। हमने डिस्कस किया था कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा इसके लिस्ट जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं 2023 तक, इसको हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आपके सिलेबस में अगला जो लाइन लिखा हुआ है, पहला लाइन क्या है? लॉज ऑफ मोशन, सेकंड है कंजर्वेशन लॉ, और थर्ड लाइन है एप्लीकेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम, कोरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज रोटेटिंग फ्रेम एप्लीकेशन पार्ट इसका डिस्कस करना। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम। यू मे सी द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, एप्लीकेशंस ऑफ रोटेटिंग फ्रेम, और यहाँ पे इसका 2 एप्लीकेशन है। ठीक है, पहला एप्लीकेशन क्या है? तो पहला इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, पहला एप्लीकेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल वैसे सेंट्रीफ्यूगल होगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम क्या है, स्यूडो फोर्स यहाँ पे काम करेगा। तो स्यूडो फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कोरियोलिस फोर्स। तो इट इज आल्सो काइंड ऑफ स्यूडो फोर्स। ठीक है, स्यूडो फोर्स कहाँ काम करता है? काम करता है रोटेटिंग फ्रेम के अंदर। ठीक है, या एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर, या नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर। क्लियर है? ठीक है, वहां पे ये काम करता है। बट यूपीएससी ने क्या किया था, पिछले 1-2 साल पहले क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज कैलकुलेट आइदर फोर्स, इसको भी पूछा था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, व्हाट इज आइदर फोर्स। तो ये आपका सिलेबस पार्ट हो गया। ठीक है, सिलेबस पार्ट हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके, कोरियोलिस फोर्स एंड आइदर फोर्स, ये तीनों स्यूडो फोर्स है। सो पहले थोड़ा फ्रेम के बारे में जानते हैं। फ्रेम के बारे में फर्स्ट हम रिकैप करते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। एक बार दोबारा हम इसको रिकैप करते हैं, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है भाई? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेटअप था जिसके द्वारा किसी फिजिकल इवेंट को हम डिस्क्राइब करते हैं, दैट वाज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। ओके, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा ही होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड का कॉम्बिनेशन होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी फिजिकल इवेंट या फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये एक्चुअली 2 तरह का होता है। ठीक है, तो एक होता है इनर्शियल फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इनर्शियल फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्लियर है? इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। इट इज नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम के अंदर। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक्सेलरेशन नॉन 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि या तो फ्रेम रेस्ट में है, यानी कि या तो ये रेस्ट फ्रेम है, अदरवाइज फ्रेम जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो फ्रेम की वेलोसिटी v क्या है? v कांस्टेंट है। ये 2 कंडीशन है। क्लियर है? व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन क्या है? नॉन जीरो। इसका मतलब फ्रेम क्या है? फ्रेम इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है? तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी क्या है? वेरी कर रहा है। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, डिस फ्रेम में यहाँ पे क्या होता है? न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं होता है, तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ, सॉरी, यहाँ वैलिड होता है, तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। यहाँ पे क्या होगा? न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं होगा, तो न्यूटन्स लॉज आर इनवैलिड। तो न्यूटन्स लॉज आर इनवैलिड। क्लियर है? तो इन कारणों से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया तरह का फोर्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया तरह का फोर्स काम करता है, इस फोर्स को हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स।
इस फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सीडो फोर्स, यहाँ पर सीडो फोर्स काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे सीडो फोर्स काम नहीं करता, क्लियर है। तो यहाँ पे सीडो फोर्स काम नहीं करेगा, तो यहाँ सीडो फोर्स नहीं लगता, क्लियर है, ठीक है। तो दोबारा एक बार देख लीजिए, यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब फ्रेम या तो रेस्ट में है या फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन जीरो होगा, यानी फ्रेम इज मूविंग विद नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी इज वेरिंग, वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ v क्या होगा, कांस्टेंट होगा। न्यूटन लॉ वैलिड होगा, यहाँ पे न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, सीरो फोर्स नहीं काम करेगा, यहाँ पे सीरो फोर्स काम करेगा। सीरो फोर्स ऑलवेज वर्क्स इन दोज फ्रेम वेयर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्लियर है। इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूटोनियन फ्रेम, इसका दूसरा नाम है न्यूटोनियन फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन का लॉ क्या होता है, वैलिड होता है, तो इसको न्यूटोनियन फ्रेम के नाम से भी जानते हैं, और इसको गैलीलियन फ्रेम भी बोलते हैं, गैलीलियन फ्रेम। ये सब कॉन्सेप्ट ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि जो एसटीआर हम पढ़ेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो हम इसको हम रीयूज करेंगे, ठीक है। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन और नॉन गैलीलियन, नॉन गैलीलियन फ्रेम, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड व्हाट आर टू फ्रेम्स, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। आगे क्या है, नेक्स्ट क्या देखो, नेक्स्ट क्या। अब ये जो आपका एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, जहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन जीरो होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसको फर्दर हम दो पार्ट में सब डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम को हम फर्दर सब डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, क्लियर है। तो नॉन इनर्शियल का मतलब एक्सेलरेटिंग फ्रेम, ये फ्रेम क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेटिंग फ्रेम, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन यहाँ पे नॉन जीरो है, क्लियर है। तो देखो, जो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम होगा, तो एक तो होगा लीनियर फ्रेम, ठीक है, और एक होगा रोटेटिंग फ्रेम, एक होगा रोटेटिंग फ्रेम। अब लीनियर फ्रेम क्या है, देखो जैसे मान लीजिए कि ये एक फ्रेम है, ठीक है, ये एस फ्रेम है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, और ये दूसरा फ्रेम है एस डैश, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, इसका ओरिजिन ओ है, इसका ओरिजिन ओ डैश है। इन जनरल हम क्या करते हैं, ठीक है, इस फ्रेम को हम मान लेते हैं वाई सॉरी एस डैश, और इस फ्रेम को मान लेते हैं एस इन जनरल, ठीक है। और इन जनरल क्या करते हैं कि वेलोसिटी को हम लेते हैं एक्स के डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इनिशियली क्या था कि दोनों फ्रेम कोइंसिडेंट था, एक साथ था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में ये फ्रेम जो था इस फ्रेम से सेपरेट हो गया, ठीक है। और ये फ्रेम v वेलोसिटी से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। वैसे 3D में भी आप ले सकते हो, बट इन जनरल हम क्या करते हैं, जनरल हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं एक्स एक्सिस के नाम, क्लियर है। व्हाट इज रोटेटिंग फ्रेम, जैसे मान लीजिए कि दो फ्रेम है, ठीक है, दो फ्रेम है, ये इधर हो गया, ये इधर होगा, सॉरी, क्लियर। तो ये आपका, ये जो पहला फ्रेम दिख रहा है, ये आपका एस डैश फ्रेम है, ये एस डैश फ्रेम है, ये पहला फ्रेम एस फ्रेम है, ठीक है, एस फ्रेम है। तो यहाँ पे मान लीजिए ओरिजिन है, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, और ये एक्स जो डिस्प्लेस हो गया एक्स डैश हो गया, ये जेड हो गया जेड डैश, और ये वाई हो गया वाई डैश, क्लियर है। तो इस तरह के फ्रेम को बोलते हैं रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है। थीटा एंगल से रोटेट हो रहा है ये, थीटा थीटा रोटेटिंग फ्रेम, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, हमारे सिलेबस में इस पार्ट को डिस्कस करना है, इस पार्ट को हमें डिस्कस नहीं करना है, बस इस पार्ट को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसे हमें दोबारा रिलेटिविटी को रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे, ओके। तो इसी का तीन एप्लीकेशन है रोटेटिंग फ्रेम का। पहला एप्लीकेशन क्या है, पहला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पहला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा है कोरियोलिस फोर्स, और तीसरा है आइलर फोर्स, ठीक है। इसे हमें डिस्कस करना है, दिस वी हैव टू डिस्कस, ओके। तो पहले हम बात करते हैं लीनियर फ्रेम के बारे में, कि लीनियर नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, लीनियर नॉन इनर्शियल फ्रेम, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो लीनियर नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में हम लोग बात करते हैं। लीनियर नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि यहाँ पे न्यूटन का लॉ क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है? तो लेट देयर बी टू फ्रेम, मान लिया कि हमने दो फ्रेम को मान लिया, ठीक है, लेट देयर बी टू फ्रेम। तो ये पहला फ्रेम है एस, इसका ओरिजिन है ओ, ये दूसरा फ्रेम है एस डैश, ये ओ डैश, ये है आपका एक्स डैश, ये है जेड डैश, दिस इज जेड, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। क्लियर है? इन दोनों फ्रेम से हम क्या करें, किसी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि इस पॉइंट को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, दोनों फ्रेम से इस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो क्या करोगे, ओरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करोगे, तो हमने क्या किया, एक पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ किया, ठीक है। ये मान लिया हमने क्या है, ये मान लिया हमने आर, कुछ भी मान लीजिए, इसमें आर मान लिया, इसे मान लिया हमने आर डैश, क्योंकि हम एस फ्रेम से देख रहे हैं इसको हमने आर डैश मान लिया, ठीक है, आर डैश मान लिया। ओके, और इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, इसके अलावा जो है, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो गया है, सॉरी, समरी ड्राइंग द डायग्राम। तो ये फ्रेम एस डैश से मान लीजिए, ओके, एस डैश है, और यहाँ पे एक पार्टिकल को आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ये क्या, पहला पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, ये सेकंड पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश, और ये थर्ड यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ओके, यूनिट वेक्टर है, सॉरी, पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, ठीक है, एस। तो इसको मान लीजिए कि पोजीशन ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस, या पी पार्टिकल मान लीजिए, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू एस डैश, और ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, ठीक है। अब इसको आप अलग करेंगे तो देखिए, यहाँ पे ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है आर एस डैश एस, मतलब पोजीशन ऑफ एस डैश फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू एस, ये जो आपको दिख रहा है पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस डैश, और ये जो आपको दिख रहा है पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस। क्लियर है? इसको वेक्टोरियल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, थ्योरी अगर आप लिख लीजिएगा, ठीक है, तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ से आप क्या लिख सकते हैं, तो ट्रायंगल लॉ से आप लिख सकते हैं, ठीक है, आरपीएस इक्वल टू आर एस डैश एस प्लस आरपी एस डैश। तो आर एस डैश एस इक्वल टू, सॉरी, प्लस आर पी एस डैश इक्वल टू क्या है, आरपीएस। इसे आप दो बार डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है, डबल डॉट मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा बताइए, रिलेशन हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस प्लस acceleration of p with respect to s dash equal to acceleration of p with respect to s। क्लियर है? s हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है acceleration of p with respect to s dash, मतलब कि हमें acceleration फाइंड आउट करना है इन रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है, सॉरी, नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो acceleration of p with respect to s dash, s dash बराबर क्या होगा, aps मतलब रियल एक्सेलरेशन, ठीक है, माइनस ए एस डैश एस मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ वन फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्रेम। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो आपको एक्स्ट्रा टर्म दिख रहा है, दिस टर्म ए, मतलब न्यू एक्सेलरेशन, एक्चुअली एक्चुअल एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। तो देखिए, यदि मान लीजिए कि कुछ देर के लिए कि ये आपका एपी एस डैश बराबर है एपी एस डैश माइनस ए एस डैश एस। क्लियर है? अब यहाँ पे हम कुछ कंडीशन ले देते हैं। मान लीजिए कि बोथ फ्रेम आर मूविंग यूनिफॉर्म, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि मान लीजिए कि ये फ्रेम इसके रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो बोथ फ्रेम आर इनर्शियल फ्रेम। लेकिन जैसे ही दोनों फ्रेम क्या कर रहा है, एक दूसरे की तुलना में, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो बोथ फ्रेम आर नॉन इनर्शियल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। क्लियर है? तो देखिए, इफ एस एंड एस डैश आर मूविंग यूनिफॉर्म, दोनों क्या कर रहा है, दोनों यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं, मूविंग यूनिफॉर्मली। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो जब ये जीरो होगा तो आप लिख सकते हो ना कि एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस डैश इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस। तो इस केस में क्या होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s डैश। ये क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम होगा। क्लियर है? एक्सेलरेशन सेम होगा जब फ्रेम क्या होगा, इनर्शियल होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही फ्रेम नॉन इनर्शियल होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे एक एडिशनल टर्म आ जाता है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम s डैश विद रिस्पेक्ट टू s। ये जो एडिशनल टर्म आपको दिख रहा है, इसी टर्म को हम बोलते हैं स्यूडो एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं स्यूडो एक्सेलरेशन, फॉल्स एक्सेलरेशन। और ये क्यों आया है, ये आया है एक्सेलरेटिंग फ्रेम के कारण। क्यों आया है? ड्यू टू एक्सेलरेटिंग फ्रेम। ये क्लियर है? नाउ
माइनस साइन का मतलब क्या होता है? माइनस साइन का मतलब ये होता है कि फ्रेम का एक्सेलरेशन राइट की तरफ है, ठीक है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें रियल एक्सेलरेशन में से क्या करना है, एक्सेलरेशन को माइनस करना है, ठीक है। क्लियर है? यानी फ्रेम यदि आर की तरफ, मतलब यदि फ्रेम आई की तरफ राइट में जा रहा है, ठीक है, तो जीरो फोर्स क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक फ्रेम है, ठीक है, और ये फ्रेम आई की तरफ जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जीरो एक्सेलरेशन किधर लाएगा, किस तरफ लाएगा, इसे यहाँ पे माइनस साइन दिया गया, ठीक है। तो ये माइनस साइन का मतलब होता है। ओके, अब यदि इसे हम मास से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो देयरफॉर एम ए पी एस डैश बराबर क्या होगा, एम ए पी एस माइनस एम ए एस डैश एस। ये क्लियर है, एम ए एस डैश एस। ओके, मैं ऊपर वाले चीजों को मिटा रहा हूं। नाउ लुक, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑन पार्टिकल पी इन फ्रेम एस डैश इक्वल टू फोर्स ऑन पार्टिकल पी इन फ्रेम एस माइनस फोर्स ऑन फ्रेम एस डैश इन फ्रेम एस। क्लियर है? तो ये जो फोर्स आपको नया फोर्स दिख रहा है, इसी फोर्स को हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स या फॉल्स फोर्स। और ये फोर्स कहाँ पे काम करेगा, ये तभी काम करेगा जब फ्रेम क्या होगा, फ्रेम आपका एक्सेलरेटिंग होगा। क्योंकि आपने देखा कि जैसे ही फ्रेम नॉन एक्सेलरेटिंग है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ए एस डैश एस जीरो हो जाता है, ठीक है। तो फॉर नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम जीरो फोर्स डज नॉट होल्ड गुड। क्लियर है? बट ओनली फॉर एक्सेलरेटिंग फ्रेम, ठीक है, जीरो फोर्स होल्ड गुड। एक हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज जीरो फोर्स, जीरो फोर्स होता क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या देखिए भाई, तो एक क्वेश्चन के द्वारा इसको हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, एक प्रश्न है, इस प्रश्न में दिया हुआ है कि मान लीजिए एक मोटर व्हीकल है, तो ऐसा एक मोटर व्हीकल है, मैं डायग्राम थोड़ा गड़बड़ बनाता हूँ। ऐसे एक मोटर व्हीकल है, ठीक है, क्लियर है, और यहाँ पे पेंडुलम लगा हुआ है, और पेंडुलम का जो बॉब है इसका मास है m, तो पेंडुलम के बॉब का मास है m। क्लियर है? अब ये जो कार है, ट्रेवलिंग कार, ये कार क्या कर रही है, कार राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो दिस कार इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन। क्लियर है? विद एक्सेलरेशन। तो आपको ये बताना है कि इस बॉब के द्वारा, मतलब पेंडुलम के द्वारा कितना एंगल जो है, ठीक है, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा पेंडुलम का, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, देखो भाई, सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे चूंकि एक्सेलरेशन ए है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक जीरो फोर्स काम करेगा, तो इसके ऊपर एक जीरो फोर्स काम करेगा। तो ये जीरो फोर्स क्या करेगा, बॉब को यहाँ पे ले जाएगा, तो ये बॉब को यहाँ पे ले गया, ठीक है। अब यहाँ पे ले गया, तो यहाँ पे लग रहा है इसके ऊपर जीरो फोर्स एम, ठीक है। मैं डायग्राम को अलग से बना देता हूँ, तो यहाँ पे एक लग रहा है जीरो फोर्स एम। क्लियर है? सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ पे एम जी फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ लग रहा है एम जी फोर्स, तो नीचे की तरफ लग रहा है एम जी फोर्स। और ऊपर की तरफ स्ट्रिंग में क्या लगेगा, टेंशन फोर्स, तो यहाँ पे लग रहा है आपका टेंशन फोर्स। ये क्लियर है? अब यहाँ देखें, यदि ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है, यदि ये थीटा है, तो आप जानते हैं ना कि टी का जो ये कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट, ये कैसे निकालोगे। तो टी का ये जो कंपोनेंट होगा, देखो भैया, ठीक है, ये थीटा है, तो टी का ये कंपोनेंट क्या होगा, देखो, ये होगा टी साइन थीटा। तो एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट हो जाएगा, अच्छा टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, सॉरी, ठीक है, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा आपका ये इधर ऊपर रखो, ठीक है, ऊपर रखो, तो क्या होगा, एक कंपोनेंट होगा ये, एक कंपोनेंट होगा, सॉरी, तो ये थीटा है, तो ये क्या होगा, टी कॉस थीटा, तो ऊपर कितना हो गया, टी कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना हो गया, टी साइन थीटा। एक बार दोबारा देख लीजिए, ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, ये क्या था, ये थीटा एंगल था, ठीक है, थीटा एंगल था ना, तो थीटा एंगल था, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, यहाँ पे टेंशन फोर्स ये था, तो टी का ये कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा, ये आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, और ये कंपोनेंट हो गया टी साइन थीटा। क्लियर है? इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर एम ए फोर्स लग रहा है, और इधर आपको नीचे लग रहा है एम जी फोर्स। एम जी फोर्स हमें निकालना है, थीटा क्या निकालना है, थीटा, तो टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए हम लिख सकते हैं, तो वी में राइट टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, and we may also write t cos theta equal to mg, so we may write t cos theta equal to mg, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, therefore tan थीटा कितना हो जाएगा, a by g, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स a by g, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है? तो ये एप्लीकेशन तो जीरो फोर्स का, तो यहाँ पे मैं क्या किया, जीरो फोर्स हमने लगाया क्योंकि फ्रेम जो है ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। क्लियर है? आपने जब डिराइव किया तो आपने क्या देखा कि एस डैश फ्रेम जो था वो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा था, ठीक है, दैट्स वाई पार्टिकल के ऊपर जो जीरो फोर्स है वो क्या था, पीछे की तरफ था, ठीक है, तो यहाँ जीरो फोर्स क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में जीरो फोर्स होगा। तो ये था लीनियर फ्रेम का एग्जांपल, ठीक है, बट हमारे सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है, हमारे सिलेबस में क्या है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हमारा सिलेबस, हमारे सिलेबस में है
रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमें इसके बारे में जानना है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। क्लियर है? तो पहले हम डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक फ्रेम है, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस। क्लियर है? ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया जेड डैश, ये हो गया वाई डैश। क्लियर है? ये हो गया वाई डैश, थीटा थीटा थीटा। ठीक है, थीटा। हमें क्या करना है कि एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करना है, पी पार्टिकल को, और यहाँ पे दो फ्रेम है, पहला फ्रेम है एक्स वाई जेड और सेकंड फ्रेम है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ठीक है, तो सेकंड फ्रेम एस डैश है और पहला फ्रेम क्या है आपका एस फ्रेम। ठीक है, इन दोनों पार्टिकल से हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, जो कहाँ पे है, जो पॉइंट पी के पास है। क्लियर है? पॉइंट पी के पास है। ओके, अब देखिए यहाँ पे, तो यदि ये पार्टिकल पॉइंट पी के पास है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये तो आपका फिक्स लाइन है, ठीक है, और ये लाइन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, दिस लाइन इज रोटेटिंग। तो जैसे कुछ देर के लिए मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास कुछ सामान अभी है ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए फिक्स एक्सिस है। ठीक है, और इस फिक्स एक्सिस पे क्या है कि ये दूसरा एक्सिस आपका अटैच। ओके,